गौरव भाटिया, कल आपको याद होगा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गेस्ट हाउस कांड हुआ था एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इस देश के लोकतंत्र में, राजनीति के इतिहास में वो सबसे गंदे घटनाक्रमों में एक गिना जाता है। और आज आप लोग इस बात पे बुरा मान रहे हैं कि मायावती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। वहां तो शब्द इस्तेमाल हुए थे, गेस्ट हाउस में तो आरोप लगा था कि कपड़े तक फाड़ने चले गए थे लोग मायावती के। तो फिर ये यूपी चुनाव की तैयारी नहीं तो क्या कहें? रोहित जी, सबसे पहले कल भी आपने स्टेट गेस्ट हाउस की बात करी थी, और क्योंकि मैं एक वकील भी हूं पेशे से और उस मुकदमे में भी अपीयर होता आया हूं, मैं आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि उसमें जो भी आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ लीडर नहीं है जिसके खिलाफ आज की डेट में मुकदमा चल रहा है। सर, वरिष्ठ और कनिष्ठ क्या होता है सर? दूसरी बात, मैं जो अभी वरिष्ठ और कनिष्ठ क्या होता है सर? हाँ, समाजवादी पार्टी के झंडे तले जो आदमी है वरिष्ठ, क्या आप इस दाग को समाजवादी पार्टी के माथे से धो सकते हैं? नहीं, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के आपके ये कहने से धुल जाता है कि वरिष्ठ नेता कोई नहीं था? में जो आप क्या उम्मीद करते हैं मुलायम सिंह खुद जाके वहां खड़े होते, शिवपाल सिंह यादव खुद खड़े होते? बात सुन लीजिए, बिल्कुल बात सुन लीजिए। स्टेट गेस्ट हाउस मामला आज भी लंबित है, आप भी पता लगवा सकते हैं। जब तक कि उसमें कोई आरोपी ना हो और उसके लिए आप कहें कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, मैं समझता हूं कि ये गलत बयान होगा। आपको भी इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय का फैसला आए। अब मैं अगर जो प्रकरण हुआ कल दयाशंकर सिंह का, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। दयाशंकर सिंह का जैसे ही बयान आया उसके बाद भाजपा ने पहले कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद दबाव बना तो उन्होंने उपाध्यक्ष पद से उसे हटाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी ये मांग करी कि इस तरह का अभद्र बयान नहीं करा जाना चाहिए था और इस व्यक्ति को पार्टी से एक्सपेल किया जाए। दबाव बनने के बाद आज उन्हें एक्सपेल किया गया। अगर ये काम कल भाजपा कर लेती तो मैं समझता हूं जो आज हमने लखनऊ में देखा वो नहीं होता। रेप पर मुलायम सिंह यादव जी के बयान को आप घंटों घंटों डिफेंड करते हैं। अब आप कहेंगे उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में लाइए। वो 40 मिनट का भाषण था, उस 40 मिनट के भाषण में नहीं, इसको संदर्भ के साथ देखेंगे तो वो गलती माफ हो जाएगी। हर प्रश्न का उत्तर होता है रोहित जी, लेकिन अगर आप बीच में टोकते रहेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। और मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं कि जो आपके प्रश्नों से दूर भागूं। पूरी कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर दे पाऊं, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए रोहित जी। मैं भाजपा की बात कर रहा था। भाजपा के नेता जहां तक हैं वो या तो सांप्रदायिक बयान देते हैं, जैसा हमने देखा है समाज को बांटने के लिए, और जो बयान कल दिया गया इससे साफ भाजपा की मानसिकता छलकती है। एक और उपाध्यक्ष है भाजपा के, सुरेश राणा, अभी अभी बनाए गए थे। दयाशंकर सिंह भी उपाध्यक्ष है। तो यह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरफ भाजपा ले जाना चाहती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री अखिलेश यादव जी ने कल भी इस बयान की निंदा करी। उन्हीं के कहने पे तुरंत एफआईआर हुई और अभी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दयाशंकर सिंह के खिलाफ होगी। यह बात मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। एक चीज मैं बसपा के लिए भी कहना चाह रहा हूं कि बसपा में मायावती जी खुद कहती हैं कि मैं दलितों की देवी हूं, और इस बात में मैं सुधांशु जी से सहमत हूं कि कोई देवी जो है खुद को बुलाए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। 5 करोड़ की माला पहने जब दलित उनके हिसाब से आज दबा और कुचला हुआ है तो यह शोभा नहीं देता। अपनी मूर्तियां लगाना जनता के पैसे से, आप लखनऊ जाइए, 80 हाथी बने हैं वहां पे, करोड़ों रुपया जनता का खर्च हुआ। यह कैसी एक सोच है जिससे वो सोचती हैं कि दलितों का भला हो सकता है। मैं समझता हूं दलितों का कोई भी मुद्दा उन्होंने आज तक नहीं उठाया, ना हमने उन्हें आज तक कोई आंदोलन करते देखा है। जब चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश के 4 साल बाद वो बाहर आती हैं और इस तरह के बयान देती हैं और इस पे राजनीति करते हैं। इससे विश्वसनीयता बढ़ती नहीं है, घटती है। मायावती जी को भी चाहिए कि कानून का सम्मान करें और ये जो प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं और आम जनता को दिक्कत हो रही है, इसको ना करते हुए कानून को अपना काम करने दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। आज जो प्रदर्शन हुए उसमें जो बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने जो पोस्टर बैनर लिए थे उन पे लिखा था दयाशंकर कुत्ता। वहां कहा जा रहा था उसकी बहन बेटी को लेकर आओ।
ठीक है, ये एक अलग लेवल पे चली गई। बिल्कुल रोहित जी, चीज वो हो रही भी है वहां उतना ही निंदनीय है जितना ये चीज दयाशंकर जी का बयान है। नहीं, लेकिन मैं वापस आ रहा हूं उस चीज पर। आपने कहा हमारे दबाव में बीजेपी ने जो है अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई कर ली। रागिनी नायक, बीजेपी की अपनी महिला नेता हमेशा निशाने पर रही हैं लगातार। वो कभी इस तरीके से पूरा माहौल बना नहीं पाए जैसा आज मायावती जी के पक्ष में बना। लेकिन आप एक नेता होने के साथ साथ एक लड़की भी हैं। क्या आपको नहीं लगता रागिनी नायक के महिलाओं को लेकर, खास तौर पे सक्सेसफुल महिलाओं को लेकर जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं, हमारे पुरुषवादी समाज की सोच ऐसी ही है जैसी कल दयाशंकर की बातों में निकल के आ गई? कुछ लोग बोलते हैं और ज्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन किसी औरत को आगे बढ़ते देखते हैं तो उनको यही आता है मन में कि ऐसे ही बड़ी होगी। रोहित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब भी प्रभुत्व या प्रभावशाली किसी पद पर पहुँचती हैं तो एक आम धारणा ऐसी रहती है कि इसके पीछे केवल उनकी मेहनत, केवल उनकी प्रतिभा नहीं होगी, कुछ और भी होगा। तो इस तरीके की पुरुषवादी मानसिकता मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं जो कि जीवन में मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उसका सामना वो करती हैं। पर इसी के साथ साथ यदि आज की बहस के संदर्भ में आपके प्रश्न को देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि एक दलित महिला उस हिसाब से डबली डिसएडवांटेज्ड रहती है। हमारे देश में जो कमजोर वर्ग हैं उनमें दलितों को गिना जाता है, उनमें आदिवासियों को गिना जाता है, महिलाओं को गिना जाता है, अल्पसंख्यकों को भी गिना जाता है। तो एक महिला जो दलित भी है वो अपनी जाति की वजह से भी और अपने जेंडर की वजह से भी कहीं ना कहीं समाज के, राजनीति के निशाने पर और हाशिए पर दोनों इस तरीके की कहीं ना कहीं वो भूमिका में रहती है। आज मायावती जी के लिए जिस तरह की टिप्पणी दयाशंकर जी की आई है, मैं समझती हूँ कि अगर आप उसे दल हित राजनीति कहेंगे, उसकी भर्त्सना करना, तो वो गलत होगा। कई ऐसे मसले रहते हैं खास तौर से दलितों और महिलाओं के बारे में जिन पर अगर सभी दल एक समान अवधारणा बनाएं, एक समान आमराय बनाएं और इन कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए काम करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर अफसोसजनक बात यह है कि जब आप इसको एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, पूरी पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि देश में एक खास विचारधारा है जो कि आज भी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इसका प्रतिपादन करती है, इसको प्रचारित प्रसारित करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हम सिर्फ दयाशंकर जी की बात क्यों करें, हम निहाल चंद की भी बात करेंगे। बलात्कारी होने के बावजूद कितने समय तक वो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। दयाशंकर जी की बात जब होती है तो हमने, आपने, मैंने, सभी ने देखा होगा कि संसद में गुलाम नबी आजाद आवाज उठाते हैं और सदन के नेता हैं वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में तो जानकारी ही नहीं थी, जब पता चलेगा तो इस पर कार्रवाई होगी। गौरव भाटिया जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि जब सभी ने मिलकर दबाव बनाया, when BJP was pushed to the wall, तब तो ये जरूरी हो गया कि कोई एक एक्शन लिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए। बीच में, लेकिन मैं भी नहीं चाहता किसी को बीच में रोकूं, कोई बोल रहा हो तो। मैं दो चीजें और ऐड कर रहा हूं साथ साथ। क्या आपको नहीं लगता आप निहाल चंद को याद करना चाहती हैं दयाशंकर के साथ, तो आपको दिग्विजय सिंह को भी याद करना चाहिए जो अपनी महिला नेता को टंचमाल की तरह से पेश करते हैं जनता के सामने? क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन सज्जन को भी याद करना चाहिए जो चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेत्री नगमा को किस तरीके से छू के देखना चाहते हैं और कैमरों में कैद हो जाता है वो, उनका भी जिक्र आना चाहिए। उन लोगों का भी जिक्र आना चाहिए जो टीवी पे बैठ के एक महिला मंत्री का कार्यालय बदले जाने पर ये कहते हैं कि उनको कपड़ा मंत्रालय इसलिए दिया गया ताकि कपड़ों से ढक सकें खुद को। इनको क्यों भूल जाते हैं? ये सवाल सिलेक्टिविज्म पर ही तो है कि सबको अपना अपना अच्छा लगता है, दूसरे का बुरा लगता है। क्यों भाई? नहीं, मुझे रोहित जी, मुझे मुलायम सिंह जी को भी याद करना चाहिए, अखिलेश जी को भी करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस पार्टी के, आपने कुछ लोगों को याद किया, महिलाओं से संबंधित बार बार आपको हर पार्टी में इस तरीके की टिप्पणी मिलेगी और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये बड़ा विषय है। लेकिन आज जो, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आज जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ज्यादा बड़ा सवाल उठेगा क्योंकि दलितों का भी सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ
कि जब महाराष्ट्र में दादर में अंबेडकर भवन का ध्वंस किया जाता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। जब सालाना बजट में SC/ST सब प्लान में 29% की कटौती होती है तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। जब हरियाणा के जिंद में एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, जब वो शादी से वापस लौट कर आती है, तब कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डिनेंस को लैप्स होने देती है भारतीय जनता पार्टी, जब दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण के लिए ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। जब मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मल्ड होना अपने सर पे आज भी प्रथा चल रही है, उसकी समाप्ति के लिए 448 करोड़ का जो बजट आवंटित था उसको केंद्र सरकार 10 करोड़ तक सीमित करती है, तो भी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। तो मैं समझती हूं कि इस विषय को सीमित करके ना देखें, दलितों के अधिकारों पर जब भी आंच उठेगी, एक प्रमुख विपक्ष पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा, आवाज से आवाज मिलाकर खड़ी रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको या किसी और को अधिकार नहीं है ऐसे सियासी चश्मे से देखने का, लेकिन हमारी मंशा आजादी के समय से लेकर आज तक दलित उत्थान की रही है और उसके उदाहरण चंद्रभान जी, इसीलिए तो हमने सवाल उठाया, अगर दलित उत्थान की मंशा होती तो दलित उत्थान हो गया होता। दलित का दलित रहना राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि दलित कहीं दलित से ऊपर ना हो जाए, दलित ही रहे, इसलिए अंडरलाइन करके समाज से हमेशा अलग रखा जाता है कि ये दलित है, और खास तौर पे उसके साथ खाना खाने की, उसके पैर धोने की, उसके घर जाने की तस्वीरें खिंचा के अखबारों में, टीवी पर पब्लिसाइज की जाती है कि देखिए हम दलित के साथ गए थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उसको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं या मुख्य धारा से अलग ही रखे रहना चाहते हैं?